सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम आर्निका है और मैं सोशल एंड मीडिया मैटर्स की को फाउंडर हूँ। पर पॉलिसी रिसर्च और कम्युनिकेशंस को भी लीड करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ है मीना कोतवाल जी। आप सभी इनको जानते होंगे। इन्होंने इतना काम किया है। ये पत्रकार हैं, पर मेरे लिए उससे भी ज्यादा मुझे लगता है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जाति के मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया में, जब हम कहें, उसमें लाने के लिए बहुत मेहनत की है। इतनी सुनी अनकही कहानियां थी जो ये आगे लेकर आई अपने काम के थ्रू। इनका खुद का इनिशिएटिव जो है द मूक नायक, वो बहुत माना जाता है। और उसके थ्रू मीना जी ने जितना काम किया है, हम उसको बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय हमें आज दे पाए। थैंक यू अर्निका, थैंक यू इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए और आपके ऑडियंस से मिलाने के लिए। थैंक यू, मुझे यहाँ बुलाया, मैं अपनी बात रख सकूं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये सब हम बहुत खुश हैं कि आप आज पाए। मीना जी, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ जाति के आधार पे जो भी हिंसा हम देखते हैं समाज में। पर स्पेशली मेरा फोकस आज रहेगा कि ये जो कुछ भी हम जमीनी स्तर पे अभी तक देखते थे, वो ऑनलाइन सब आ चुका है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, वहां पर आपको ये दिखेंगे। बट मेरा सवाल मैं शुरू करना चाहूंगी, आप मीडिया में हैं और आप जिन मुद्दों पे काम कर रही हैं, स्पेशली जाति के बेस पे जो भी अब्यूज किया जाता है, जो भी हिंसा होती है, उन पे आप काम कर रही हैं। मीडिया में आपका अनुभव कैसा रहा इसमें मीना जी? कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको इन मुद्दों को उठाने के लिए? अ, अनिका, मीडिया में अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, जो टीवी मीडिया है, यहाँ जहाँ पर एक तरह के लोग हैं, एक ही तरह की बात करें, तो वो उन लोगों को समझ ही नहीं आता कास्ट क्या है। बहुत इजी होता है ये कहना कि अरे हमारे घर में तो कास्ट को कोई फॉलो ही नहीं करता है, हम लोग तो मानते ही नहीं हैं, हम लोग तो विश्वास ही नहीं करते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत इजी होता है जो खुद मार्जिनलाइज कम्युनिटी से नहीं आते। क्योंकि एक दलित को, एक आदिवासी को तो बचपन से बताया जाता है कि तुम दलित हो तो तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम दलित हो तो तुम यहाँ नहीं जा सकते, इनके यहाँ खाना नहीं खा सकते, इनको टच नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं फैमिली में जिससे पता चल जाता है कि आपकी कास्ट क्या है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इसका मतलब आप प्रिविलेज हैं। तो मीडिया में वही लोग हैं। तो मीडिया में बहुत आसान है कहना ना कि हम लोग तो फॉलो नहीं करते, अब हम लोग 21वीं सदी में हैं तो यहाँ पर कोई कास्टिज्म नहीं है, और वो इसी तरह की स्टोरीज भी करते हैं। तो वहां पर इस तरह की बातें नहीं होती थी, कास्ट को बहुत इग्नोर किया जाता था। आज तक कोई देखिए दलित आदिवासी वहां पर एडिटर भी नहीं बना। तो जब वहां पे कोई एडिटर नहीं बना तो वो कैसे बताएगा कि एक दलित होने का दर्द क्या होता है, उसके क्या नुकसान होते हैं, एक आदिवासी होने का क्या नुकसान होता है, एक महिला होने का क्या नुकसान होता है। तो वो सब चीजें जब वहां पे नहीं पहुंची तो वहां पे बात नहीं होती। उसके बाद फिर अल्टरनेटिव मीडिया शुरू हुआ। अल्टरनेटिव मीडिया ने कहा कि हम लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है हम उसकी उसके अलावा दिखाएंगे। अल्टरनेटिव मीडिया ने भी बहुत अच्छे इश्यूज उठाए, सोशल इश्यूज भी उठाए, लेकिन उसमें भी उन्होंने कास्ट को छोड़ दिया। उनके न्यूज रूम में भी वो कास्ट नहीं फॉलो किया गया। अब धीरे धीरे चेंजेस आते हैं क्योंकि कई जगह मैं जाती हूँ, बहुत सारी जगह मैं बोलती भी हूँ कि आप खुद इतनी बात करते हैं लेकिन आपके न्यूज रूम में नहीं है, तो धीरे धीरे शायद वो चेंजेस भी आ रहे हैं। हम जैसा जब मीडिया शुरू हुआ तो हमारा तो फोकस ही यही था कि किस तरह से न्यूज रूम में कास्ट को लेकर आया जाए, किस तरह से कास्ट बेस्ड जो एट्रोसिटीज हैं, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसको कैसे हम लोग दिखाएं। तो वो धीरे धीरे चेंज हुआ मीडिया में, जैसे जैसे मीडिया आगे बढ़ता रहा या मीडिया में जो बदलाव आता रहा। वो जब हम लोग बढ़े, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, अगर मैंने अपना मीडिया शुरू किया तो मुझे पता है मुझे कैसे क्या काम करना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कोई बताएगा कि नहीं होता। जो बड़े बड़े न्यूज रूम में होते हैं उनको पता ही नहीं होता ना कास्ट क्या होता है, कास्ट होने की, क्योंकि उन्होंने लोगों को रखा नहीं है। तो वो आप अगर आप न्यूज रूम सॉरी न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, जैसे एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है या कुछ इस तरह की एट्रोसिटी होती है तो बड़ी आसानी से कहा जाता था कि दबंगों ने इस तरह से किया दलित परिवार के साथ या दलित के। तो दबंग कौन है? तो दबंग यानी आप सामने वाले को कमजोर समझ रहे हैं और एक को आप पावरफुल समझ रहे हैं, उनकी जाति नहीं बता रहे हैं, उनका नहीं बता रहे कि आप ठाकुर बनिया ब्राह्मण हैं जिन्होंने हमला किया।
आप नहीं ये बताएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपकी इमेज खराब हो जाएगी। आप उसमें भी उसको इतना ग्लैमराइज कर रहे हैं कि अच्छा देखो दबंग है, दबंगों ने दलितों के साथ किया, दलित कमजोर है, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। आप एक महिला की अगर खबर उठाकर देखें, क्योंकि मेरा एक छोटा सा रिसर्च भी था जब मैंने एमफिल किया, तो उसमें भी दुष्कर्म जैसा, मुंह काला कर दिया, लड़की भाग गई, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। ये क्या होता है, मुंह काला करना, नाक कट गई, इस तरह के शब्द होते हैं उसमें भी। तो इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल दलितों के लिए भी किया जाता था। आप देखेंगे अट्रोसिटी की खबर जो होती है वो न्यूज़पेपर में छोटी छोटी दिखाई जाती थी, एकदम किसी कोने में होगी दबी सी, 4-5 लाइन में खत्म। उनके लिए वो न्यूज मैटर ही नहीं करती, उनके लिए वो कोई खबर ही नहीं है। लेकिन अब जब हमारे जैसा मीडिया आया तो हमारे लिए यही खबर है। हम दिखाएंगे किस तरह से होता है, किसी लड़की के साथ रेप होता है तो उसकी लड़की की भी जाति होती है किस तरह। अभी हाल ही में आप देखें हिंडौन में जो मामला हुआ है, आदिवासी लड़की के हम्म। साथ जो रेप हुआ है, उसमें एक ब्राह्मण लड़का इन्वॉल्व है, जमींदार है वो। और मैं स्टोरी पढ़ रही थी क्योंकि खुद मैं भी उस स्टोरी को करने जा रही हूँ। तो उसमें कैसे उस लड़के को बचाया जा रहा, पुलिस कह रहा है कि नहीं, लड़की क्योंकि गूंगी बहरी थी, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, लड़की ने नाम नहीं लिया, अरे उसने इशारों में सब कुछ बता दिया, उसने चेहरा पहचान लिया, अब आपको क्या चाहिए? ऐसे में तो लड़की का ही बयान जो है आखिरी माना जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि लड़की आदिवासी है, वहां पे पुलिस प्रशासन सारा के सारा जो है, जो इस केस को देख रहे हैं वो भी अपर कास्ट है, वो भी सेम कास्ट के उनके मिल जाते हैं। तो कितना आसान है इस तरह से इग्नोर करना, क्योंकि प्रशासन में, हाँ, क्योंकि प्रशासन में या सिस्टम में कोई दलित आदिवासी जल्दी से मिलता नहीं है आपको। ठीक है, और मिल जाता है तो उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमेशा दबाने की कोशिश किया जाता है, तो बहुत आसान है इग्नोर करना। लेकिन अब कब तक इग्नोर करेंगे? क्योंकि हमारी पीढ़ी पढ़ लिख कर आगे आ रही है, वो समझती है अपने इशू, वो जानती है हर चीज, वो बोलना जानती है, वो लिखना जानती है, वो सब चीजें जानती है। सोशल मीडिया ने एक ताकत दी है कि सोशल मीडिया पे मेरा हाथ कटा है तो मैं बता सकती हूँ डायरेक्टली, मुझे किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। अब समझ रहे? तो इस तरह से इग्नोर किया जाता है मीडिया में। मीना जी, आपने बहुत एक गहरी बात कही है यहाँ पे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ही जब नहीं है वहां पे, हमारे समुदाय से अगर कोई बैठा ही नहीं है, तो मुद्दे को समझेगा कैसे? वो मुद्दे आगे आएंगे? तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल जिस तरह से 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात की जाती है बार बार आगे जाके, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, नॉट जस्ट रिजर्वेशन बट किसी भी तरीके से रिप्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करना चाहिए। समुदाय के लोग जब आगे आके बात करते हैं तब मुद्दों की पकड़ बहुत अच्छी बनती है, तब समझ में आता है। आपने खत्म किया अपनी बात को सोशल मीडिया पर, और मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा है। ये देखा गया है, और हमने अभी रिसेंट एक रिसर्च करी जिसमें ये देखा गया कि जाति के आधार पर जो भी हिंसा, जो अभी तक हम जमीनी स्तर पर देखते थे, वो सारे अब्यूजेस, वो सारी हिंसा अब सोशल मीडिया पे भी देखी जाती है। पर क्योंकि अ, एक चीज होती है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, जब तक आपको उस शब्द का हिस्ट्री नहीं पता, उस शब्द का कंटेक्स्ट नहीं पता, आपके लिए वो शब्द शायद अब्यूजिव हो ही ना, क्योंकि वो एक एग्जैक्टली। सामान्य शब्द हो सकता है। आपको जानना पड़ेगा कि उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्यों मुझे या आपको ये शब्द बुरा लगेगा, क्यों ये हमारे समुदाय को बुरा लगेगा। तो मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे किस तरह की हिंसा आप देखती हैं, या आपके साथ निजी स्तर पे क्या आप कभी सामना करती हैं इस तरह की हिंसा, क्योंकि आप इन मुद्दों पे बात कर रही हैं, लिख रही हैं, और अगर हाँ, तो कैसे इनसे आप निपटती हैं? बहुत बहुत गालियां पड़ती हैं। ठीक है, और इतनी गालियां पड़ती हैं कि कई बार आपको इग्नोर करना पड़ता है, कई बार जो है सोशल मीडिया बंद करके बैठ जाना पड़ता है, कई बार ऐसे कोने में छिप जाना पड़ता है कि आपको लगता है कहीं कोई वो पहुंच ही ना पाए। तो इस तरह की बहुत गालियां पड़ती हैं। और क्यों गालियां लगातार इसलिए भी पड़ती हैं क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ उसमें भी महिला महिला एकदम अपने आखिर पायदान पे खड़ी होती है। और अगर वो दलित है या आदिवासी है या मार्जिनलाइज कम्युनिटी से है अपनी सोसाइटी में, तो वो उस पायदान पे जहां तक किसी की नजर नहीं जाती। और अगर वो कुछ कर रही है, वो आगे आके कुछ करना चाहती है या अपने अपने आप से कुछ कर रही है, तो बहुत आसान होता है उसको टारगेट करना। पहले उसका उसका चरित्र हरण कर दो, इसके संग अफेयर है, उसके संग अफेयर है, इसके संग सोती है, ये सब सोशल मीडिया पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप मेरी सोशल मीडिया की पोस्ट पर जाएंगे तो आपको कई गालियां मिल जाएंगी। मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं करती, क्योंकि रिएक्ट करने का मतलब है कि फिर और गालियों को बुलाना।
मैं कुछ बोलूंगी वो उधर से और गाली। और सबसे ज्यादा दुख ये होता है आर्तिका, जब अपनी ही कम्युनिटी के लोग गाली देते हैं। क्योंकि बहुत इजी होता है एक महिला को, क्योंकि पैट्रियार्की बहुत है हमारी सोसाइटी में। एक महिला जब जन्म लेती है तो वो पैट्रियार्की उसके फैमिली से शुरू हो जाती है। कैसा उसको पहनना है, कैसा कहाँ शादी करनी है, क्या करना है उसको लाइफ में, हंसना है कि नहीं हंसना है, घर में रहना है बाहर रहना है, कितना पढ़ना है, ये सब डिसाइड हो जाता है। और वो पैट्रियार्की फैमिली से शुरू होती है। तो यानी आप समझ रहे हो कि एक महिला पैट्रियार्की शुरू से पैदा होते के साथ झेल रही है। लेकिन जो कास्टिज्म है, जो सोशल इशू वो जान रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर वो जाति के आधार पे, तो वो तब समझ रही है जब वो सोसाइटी में बाहर निकल रही है, वो घर से बाहर निकल रही है, स्कूल कॉलेज तक पहुंच रही है, वो सोसाइटी में जा रही है। तब वो आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि परिवार में तो आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेंगे ना, लेकिन वो पैट्रियार्की आप फेस करेंगे। और वही सारी चीजें आपको सोशल मीडिया पे भी मिलेगी, क्योंकि लड़की अगर आपकी कम्युनिटी की भी है तो आपको लगता है आपकी बकौती है, आपकी खुद की है। ये कहीं और जा ही नहीं सकती हमारे बोले बिना। अरे इसके लिए तो हम हैं आवाज उठाने वाले, ये कौन हो सकती है आवाज उठाने के लिए। तो इस तरह की चीजें भी मुझे खुद मेरी सेम कम्युनिटी के लोगों ने गाली दी, क्योंकि एक महिला कैसे आगे उठ सकती है, एक महिला कैसे अपना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकती है, एक महिला कैसे इंटरकास्ट मैरिज कर सकती है। और जो शब्द हैं सोशल मीडिया पे भी, आपने सही कहा कि सोशल मीडिया पे क्या मतलब, हमारे आसपास के लोग भी जो सोशल मीडिया पे नहीं भी हैं, उनको समझ ही नहीं आता कौन से शब्द हैं जो सामने वाले के लिए वो गाली हैं, लेकिन उनको बहुत इजी लगता है, अरे ये तो हमारी आम बोलचाल की भाषा है। जैसे चोरी चमारी बहुत लोग यूज करते हैं, उनको पता नहीं है चमारी है, चमार एक जाति है और उसके संग चोरी लगा दिया गया है, तो यानी जो चमार कम्युनिटी के लोग हैं वो चोरी करते ही होंगे। ये बहुत इजी कर दिया गया है उसको। मेरे से एक इन्फ्लुएंसर है, उसने पूछा था छपरी के लिए, मुझे तो पता है छपरी। उसने कहा मैं छपरी इस्तेमाल कर सकती हूँ अपने कंटेंट में। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। छपरी मतलब वो लोग जो छप्पर बनाने का काम करते हैं और ये दलित समुदाय में आते हैं, तो उनके लिए एक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया जाता है, छपरी, छोरी छपरी। जो छपरी जो एकदम बहुत खराब से उसके लिए भाषा इस्तेमाल की जाती है, वो इस तरह से दिखती है, तो खपरी जैसे शब्द हो गए। या कबाड़ी, अगर हम शब्द देखें, कबाड़ी लोग ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन कबाड़ी एक जाति में भी आता है जो मुस्लिम पशमानदा मुस्लिमों में आता है। और वो मैं नाम भूल रही हूँ उस जाति का। सर ऐसे कुछ है, मैं भूल रही हूँ उसको एग्जैक्ट, मैं भूल रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है। तो वही वही लोग कबाड़ी जो हैं, वो कम्युनिटी होती है, तो आसानी से बोल दिया जाता है। लोगों को पता ही नहीं है कि कब कौन सी जाति से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है। और सोशल मीडिया पे तो भरमार है। हम लोग, जैसे आपने खुद बताया था कि मैं खुद उस पॉलिसी में थी जब कास्ट को हम लोगों ने उसमें ऐड करवाया था। मैं, मेरी भी लगातार उनसे ट्विटर पे लगातार बातचीत हो रही थी, मीटिंग में मैं भी थी उसमें। तो उन्होंने मुझसे वो शब्द मांग रहे थे कि कब कब कौन सी कास्ट अब्यूजिव लैंग्वेज होती हैं, उनको हम लोगों को जो है बैन करवाना है, लेकिन वो नहीं हुआ। ट्विटर की पॉलिसी चेंज हो गए, ट्विटर के जिनके पास पोजीशन है वो लोग चेंज हो गए। तो जब सब चेंज हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई भी इजीली जो है ट्विटर का वेरीफाइड अकाउंट बना सकता है, भले ही उसका फॉलोअर्स एक भी ना हो, लेकिन उसके पास वेरीफाइड अकाउंट है। आज पता नहीं चलता कौन असल है कौन नकल है, कुछ नहीं पता चल रहा, और आसान हो गया है गाली देना। तो जो चीज सुधर रही थी वो और बिगड़ती जा रही है। अगर हम लोग 5-7 साल पहले का देखें तो आप देखेंगे कोई दलित इन्फ्लुएंसर आपको नहीं मिलेगा जल्दी जल्दी से, कोई आदिवासी इन्फ्लुएंसर नहीं मिलेगा उस टाइम पे, क्योंकि इतना कास्टेज था वो भी कि सिर्फ एक ही तरह के लोगों को वेरीफाइड अकाउंट दे रहा था। उस समय तो बहुत बड़ी बात होती थी ना कि वेरीफाइड अकाउंट है। तो वहां पर भी एक ही तरह के लोग थे। वो धीरे 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 बोल बोल के जो है चीजें चेंज करने ही जा रहे थे कि इतने में सब चीजें खुद ही ट्विटर की पॉलिसी ही चेंज हो गई। तो बहुत, देखिए सोशल मीडिया ने एक ताकत दी है वो सही बात है, लेकिन जब आपको एक ताकत मिलती है तो उसके नुकसान भी होते हैं। जब कोई कानून बनता है तो उसके फायदे से ज्यादा लोग नुकसान की बात करने लगते हैं। तो ये चीजें भी हैं, अब हमें देखना है कि हम किस तरह से किसका कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही सही बात है आपने कही। और ये जो बीच में आपने कहा कि जब हम इस पे काम कर रहे थे कि हमें वो लिस्ट दे दो जो वर्ड्स बैन, अब ये बात कैसे समझाई जाए कि हर रोज हर घंटे एक नया शब्द है जो कि हाँ। कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। और वो शब्द, जैसे मैंने कहा, वो शब्द ऐसे हैं कि वो आम बोलचाल की भाषा में यूज हो रहे हैं। पर ये समझाना कि एक लिस्ट बनाने से सिर्फ काम नहीं होगा, और ये इवॉल्विंग है, ये हर दिन ये ट्रेंड करता है। एक पूरा ग्रुप है जो काम कर रहा है सिर्फ इसी पे कि किस तरह से जाति के आधार पर जो भी
स्लर जिसको हम कहते हैं, वो नए नए वो लोग रोज बनाते हैं और नए नए हर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि सभी नाम ही प्लेटफॉर्म्स बदल हमारी दिया, बात मतलब मीना कोटवाल को मीना कोठेवाली अब लिखते हैं। वो कोठे वाली उनके लिए गाली हो सकती है, मेरे लिए गाली नहीं है। क्योंकि कोठे पे जो बैठी है, शरीफ लोग जा रहे हैं तभी वो बदनाम है ना। शरीफ लोग जाना छोड़ दे तो कोठा भी चलना छोड़ देगा। लेकिन उनके लिए वो गाली है, मेरे लिए गाली नहीं है। लेकिन अब ऐसे शब्दों को कितना हम लोग, वो वही बात है, हम लिस्ट में कितना हम लोग उसमें डालें। भीमटी जैसे शब्द बोल देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द, नए नए शब्द लाते, पता नहीं कहाँ हाँ, कहाँ से। तो जो डिक्शनरी वही इसी का कंटेक्स्ट जब तक कोई समझेगा नहीं, वो उस पे काम कर ही नहीं सकता है। अम, मीना जी, नेशनल दस्तक से आपने शुरुआत की थी अपनी पत्रकारिता की। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आप मूक नायक, जो आपका खुद का एक पहल है मीडिया में, उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई अब आपको आकर? और जिस तरह के मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं आप उस पर, जिस लोगों से बात कर रहे हैं, कम्युनिटी के जो मुद्दे उठा रहे हैं, आपकी क्या अप्रोच है? किस तरह से आपको लगता है कि मूकनायक के जरिए आप क्या करना चाहती हैं अपने समाज के लिए? देखिए, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले तो मैं खैर मीडिया में नहीं आना चाहती थी। मैं जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहती थी, मेरा कोई ऐसा सपना नहीं था। मेरे पेरेंट्स खुद मजदूरी करते थे तो मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या बनना है। लेकिन ठीक है, जर्नलिज्म में मैं आई और नेशनल दस्तक में आई। लेकिन नेशनल दस्तक में ये था कि डेली वैसी खबरें हो रही हैं एट्रोसिटी को लेके, या दलितों के ऊपर खबरें हो रही हैं। तो मेरे अंदर ये होता था कि मैं ये खबरें कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग, क्योंकि मीडिया में एक ग्रुप बन जाता है, बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं, फ्रेंड सर्कल है, कॉमन हम्म। फ्रेंड सर्कल है। बातचीत होती थी कि दलित वहां पर है ही नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन करने वाला नहीं, कोई एडिटर पोस्ट पे नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि मैं यहाँ कितना भी अच्छा कर लूँ, लेकिन मेरे तो आगे कोई फ्यूचर है ही नहीं इसमें। क्योंकि कोई हायर नहीं करेगा, हायर करेगा तो मेरा तो कहीं प्रमोशन होना नहीं है। मैं कितना भी, कितने सालों तक के एक ही पोस्ट पे रहूंगी, ज्यादातर तो। मतलब एडिटर तो भूल ही जाओ आप। तो इस तरह की चीजें हुई, लगातार डेली यही खबर करना कि किसी को मूंछ रखने की वजह से मार दिया जा रहा है, पानी पीने की वजह से मार दिया जा रहा है, जाति के आधार पे मार दिया जा रहा है, कोई लिंच हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो इतनी नेगेटिविटी आ गई थी दिमाग में, मैंने कहा मैं मीडिया में नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये नहीं है। ये लोग मुझे रखेंगे नहीं, मैं कितनी मेहनत कर लूं। अगर आप ही देखिए, जो इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकलते हैं आरक्षण की बदौलत, वो वहां तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनको मीडिया में नहीं रखा जाता, उनको भेज दिया जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो लोग इंस्टीट्यूट तक पहुंचे तो उनका सपना नहीं रहा होगा कि वो बड़े मीडिया में काम करें। कहाँ जाते हैं वो, गायब हो जाते हैं। तो मेरा भी वही नेगेटिविटी आई और मुझे लगा कि अब मुझे मीडिया में काम नहीं करना है। मैं वापस एकेडमी में जाऊंगी, वहां पे मेहनत करूंगी और पूरा अपना एकेडमी में जाके ही अपना वहां पे फ्यूचर बनाना है। वहां गई, एमफिल करने चले गई, और एमफिल करने के दौरान ही जो है एक इंटरनेशनल मीडिया में पहली बार इतनी सारी हायरिंग निकली। और मेरे पार्टनर ने कहा कि अ, यहाँ जो है इस तरह की चीजें नहीं होती है, इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल मीडिया में यहाँ उस तरह से कास्टिज्म नहीं होता है। लोग बहुत बात करते हैं, खुद वो जो है दलितों, आदिवासी महिलाओं पे बहुत काम करता है, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी मैंने ना चाहते हुए भी बिल्कुल आखिरी दिन, जो उसकी लास्ट डेट थी, आखिरी समय पे मैंने फॉर्म फिलअप किया। और मेरे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। नेशनल दस्तक को मैं काउंट नहीं करती थी, क्योंकि वो डेस्क पे था, बहुत ग्राउंड पर नहीं जाती थी, और वो इधर से उधर से खबरें पढ़ के अपना बनाना था, कुछ कॉपी इधर से किया, कुछ कॉपी इधर से किया। तो कुछ ऐसा कोई था एक्सपीरियंस नहीं था। और उसे इंटरनेशनल मीडिया के लिए बहुत सारे लोग, बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे थे। तो मुझे यही था कि मेरा होना नहीं है, लेकिन ठीक है, अब ये इतना फोर्स करे तो मैं कर देती हूँ। और एंड में ये हुआ कि वो मेरा ही हुआ और उनका नहीं हुआ, और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। तो फिर वहां गई, चलो ठीक है, अब ये लगा कि शायद अब यहीं पे फ्यूचर बनाना है, तो फिर चले गए। 2 साल काम किया, लेकिन वहां पे भी इंटरनेशनल मीडिया में भी सोचिए, मैं अकेली उस हिंदी न्यूज रूम में अकेली दलित थी। और वहां बिल्कुल ऐसा रियलाइज कराया जाता था जैसे मैं किसी और प्लेनेट से आ गई हूँ, जैसे मैं कहीं और से आ गई हूँ। कुछ काम नहीं ढंग से करने दिया जाता था, सीधा डेस्क पे बिठा दिया जाता था। मेरी स्टोरी मुझे नहीं करने दी जाती थी, कोई स्टोरी पास नहीं की जाती थी। कुछ इधर उधर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते थे जो उनको लगता था उनकी आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन वो मुझे पता है कि मुझे गाली पड़ रही है उसके लिए। तो इस तरह की चीजें लगातार होने लगी, और वो मैं डिप्रेशन में चले गई। वो 2 साल, मुझे पता है, मैं वहां से, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही था, मैं अच्छा भी सीख के आई हूँ वहां से।
जो आज मूक नायक चला पा रही हूँ, मेरा वही एक्सपीरियंस है कि मैंने न्यूज रूम में वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। लेकिन ये भी है कि मैंने बहुत वहाँ पे ऐसा व्यवहार भी देखा है लोगों का जो नहीं देखना चाहिए। वो काम करने के बाद वहां से बाहर निकली और कहीं इंडियन मीडिया में मुझे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि मैंने जो कास्टिज्म फेस किया वो मैं सोशल मीडिया पर लेकर आ गई थी अपनी लड़ाई। और वहां लिखने लग गई थी कि किस तरह से एक दलित को क्या फेस करना पड़ता है न्यूज रूम में, क्या क्या चीजें जो हैं आपको रियलाइज कराई जाती हैं कि आप इनके बीच के लोग नहीं हैं। तो वो जब चीजें लिखने लगी तो इंडियन मीडिया में भी मुझे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि दलितों को, मैंने कहा ना, दलितों को तो वैसे ही नहीं रखते हैं, ऊपर से अगर आप वोकल हैं तो बिल्कुल ही नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि अच्छा ये हमारे बीच में रह के हमारे लिए काम नहीं करेगी, हमारे अगेंस्ट काम करेगी या कुछ भी है। इतने कास्टिस्ट होते हैं न्यूज रूम में लोग, तो उनको लगता है कि ये कैसे काम कर सकती है। तो उन्होंने मुझे ट्रबल मेकर बताया, उन्होंने कहा कि हम ट्रबल मेकर को नहीं रख सकते। तो वो रहा और कई सारे लोगों के। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया सोशल मीडिया पर, तो ऐसा नहीं है सिर्फ मैं एक तरफ की बात कर रही, सामने से भी मुझ पे वार होते रहे। लोगों ने मुझ पे बहुत सारे आरोप लगाए कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है या महिला कार्ड खेल रही है, और पता नहीं कौन कौन सा कार्ड मुझे गिना दिया था जो मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो वो सारे कार्ड मुझे बता दिए गए, तो उसको प्रूव करना था कि मुझे काम आता है। तो मैंने कईयों के लिए फ्री में भी काम किया, कईयों के लिए अल्टरनेटिव मीडिया में ट्राई किया, तो वहां पे भी नौकरी नहीं मिली, तो फ्रीलांस लोगों ने काम कराया, तो फ्रीलांस मैंने काम किया। तो मुझे अपने आप को प्रूफ करना था। कई सारी ऐसी स्टोरीज होती थी जो कोई नहीं लेता था, तो मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल देती थी, और वो उसके बाद इतना वायरल होती थी। जैसे बिहार में डोम की स्टोरी है, मुजड़ की स्टोरी है, लोगों ने वो नहीं ली। जब मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाली, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने मीडिया ने उस स्टोरी को उठाया सिर्फ मेरे सोशल मीडिया का हवाला देते हुए। जबकि मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने नहीं ली, लेकिन मेरे सोशल मीडिया से उन्होंने वो स्टोरीज कई सारे लोगों ने उठाई। तो इस तरह से चीजें हुई। लेकिन जब कुछ लोगों के लिए जब फ्री में भी काम किया ऐसे कि ये स्टोरी, मुझे लगता था ये स्टोरी जानी चाहिए, क्योंकि मुझे प्रूफ करना था अपने आप को कि मुझे काम आता है। सामने वाले में प्रॉब्लम थी। तो जिन लोगों के लिए फ्री में काम किया उन लोगों ने भी वो पैट्रियार्की उनके अंदर आ गई, क्योंकि एक नाम थोड़ा धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। तो पैट्रियार्की उनके अंदर आ गई कि अरे ये कैसे काम कर सकती है, ये नहीं है, इसका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल मीडिया से ही जो है इतना काम करके दिखा दे रही है। तो बहुत गुस्सा था अपने अंदर कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कोई करने नहीं दे रहा है। तो मुझे लगा कि मैं अपना खुद शुरू करती हूँ। मेरी बेटी छोटी सी थी और कोविड का टाइम था, 21 की बात है। कोविड का टाइम था और बहुत गुस्से में मैंने शुरू किया उसको, और मुझे लगा कि मैं अकेले शुरू करूंगी, भले मैं एक स्टोरी करूं, हो सकता है मैं महीने में एक स्टोरी करूं, 2 महीने में एक स्टोरी करूं, लेकिन वो स्टोरी ऐसी होगी जो मेरी खुद की होगी, जो जो मैं जानती हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इतना तो मुझे पता था कि मीडिया के एथिक्स क्या होते हैं। मैं एमफिल तक करके आई हूँ, मेरा सारी पढ़ाई मास कम्युनिकेशन में है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास, ये एमफिल। तो इतना तो मैं जानती हूँ कि कैसे क्या काम होता है, न्यूज रूम में भी काम किया हुआ है। तो वो मैंने शुरू कर दिया। पर धीरे 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 टीम बढ़ी, और मुझे लगा कि कास्ट पर और जेंडर पे किसी ने काम नहीं किया। कास्ट पे तो हमारे देश में किसी ने काम ही नहीं किया था इस तरह से मीडिया में। तो मुझे लगा इसको काम करने की जरूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1920 में शुरू किया था, मैंने जो है 2021 में शुरू किया, लगभग 100 साल बाद। तो मूक नायक इसी तरह से शुरू हुआ, और मैं मूक नायक का नाम भी मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के मूक नायक से ही लिया। मुझे लगा उन्होंने जब नाम रखा था तो कुछ सोच के रखा होगा, तो वो नाम रखा। कई लोगों से मैंने बातचीत की, कई लोगों से पूछा भी कि मूक नायक रखने से कहीं कुछ कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, एक तो डॉक्टर अम्बेडकर, पहली बात तो कोई भी अपना जो उनकी प्रॉपर्टी है या जो भी है उनका, वो कभी उन्होंने कॉपीराइट नहीं रखा है, उन्होंने कॉपीराइट फ्री रखा है, कोई भी ले सकता है। दूसरी बात, 100 साल से ज्यादा हो गया, एक तो इतने साल हो गए हैं तब भी नहीं बनता है। ऑलरेडी कई लोगों ने मूक नायक बहुत सारा शुरू किया हुआ था, तो मैं मूक नायक ही लेना चाह रही थी डोमेन में, मिला नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग चला रहे थे उसको। तो फिर उसके आगे दा लगाया, तो उसके लिए भी परामर्श लिया कई सारे लोगों से कि दा लगाने से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों ने कहा नहीं, दा एक तो बहुत ट्रेंड में था, हर चीज दा 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 करके हो रही है, आप जानते हैं। हाँ। ऊपर से मूक नायक के आगे अगर दा लगा देंगे तो उसका मतलब ये वही मूक नायक है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू किया था। तो इस तरह से मूक नायक की फिर शुरुआत हुई। वाह, गुस्से में शुरू किया था आपने, पर बहुत अच्छा हुआ कि आप नहीं रुकी और आपने शुरू कर दिया। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये अभी भी बहुत इसकी मान्यता है। हम सभी इसको देखते हैं बहुत। मैंने कई और भी लोगों से बात की, कई स्टूडेंट से भी जब मैं बात करती हूँ,
तो आपको तो जानते ही हैं, बट मूक नायक को सभी पहचानते हो, ये बहुत आगे जाने वाला है। तो आ, थैंक यू सो मेरी मच। मेरी पूरी टीम की बहुत शुभकामनाएं हैं, और हमारा पूरा सपोर्ट हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। मेरा आखिरी सवाल है मीना जी, और आपने इसका उत्तर अपने सभी जवाबों में कहीं ना कहीं दिया है, पर फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, और आपके कुछ टिप्स जो आप हमें दे सके, क्योंकि बहुत लोग जो आपको सुनेंगे इस इंटरव्यू में, और जो देखते भी हैं, खास करके जो यूथ आपको देखता है, उसके लिए कि जाति के आधार पर जो भी हिंसा है, और जो हम लोगों ने पहले ऑन ग्राउंड देखी थी, अभी भी देख रहे हैं, और अब और ऑनलाइन भी वो आ गई है, उससे निपटने के लिए कौन सी संस्थाएं हैं जिनको साथ में आके काम करना चाहिए, और खास करके मीडिया का इसमें क्या रोल होना चाहिए ताकि इस तरह की हिंसा को रोका जाए। तो इस पे मैं बस आपका थोड़ा सा सुझाव इस पे चाहती देखिए, ऐसे बहुत सारे संस्थान खुले हुए हैं जो कहते हैं कि हम लोग एंटी कास्ट काम करते हैं, हम लोग सोशल इशू के लिए काम करते हैं। लेकिन कई बार सिर्फ बोलने में नहीं होता, आपको अपने अंदर अपनाना भी चाहिए। जैसे मैंने बताया, जैसे मैं जिस मीडिया के साथ मैंने काम किया था, वो खुद अपने आप में दलित आदिवासियों के लिए काम करते थे, लेकिन न्यूज रूम में लोग नहीं थे। तो आपको पहले तो अपने जो भी संस्थान है उसमें, न्यूज रूम में हो या जो भी आपका संस्थान है, वहां पे लोग रखने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, तब तक कैसे पता चलेगा किसका क्या दर्द है, किसके साथ क्या दिक्कत है, उसने किसने बचपन से क्या झेलता है। तो पहले डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जो जो भी लोग सोशल इशू पे काम करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं। और मीडिया में तो, मीडिया को तो एक ही तरह का काम हम लोग करना चाह रहे हैं। हर मीडिया का एक ही इशू होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। अभी मीडिया डिवाइड हो गया, या तो प्रो गवर्नमेंट हो गया या वो अगेंस्ट गवर्नमेंट हो गया, और इस बीच सोशल इशू हट गए हैं सारे के सारे। जो हमारे मुद्दे हैं, जो दलित आदिवासियों के मुद्दे हैं, वो सारे हट गए हैं। लोगों को लगता है कि अच्छा, यही काम है मीडिया का, यही काम है कि एक तो या तो प्रो गवर्नमेंट चला रहा है, एक अगेंस्ट गवर्नमेंट चला रहा है। लेकिन हम जैसा जो मीडिया, हम लोग सोशल इशू पे काम करते हैं ज्यादातर। क्योंकि मुझे लगता है, जैसे आज भी कई सारे, आप कई दलित बस्तियों में चले जाइए, कहीं पे पीने का पानी नहीं है, कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे सड़क नहीं है, कहीं पे कुछ बेसिक सुविधा जो होती है, स्कूल नहीं है बच्चों के लिए। तो अगर हमारे यहाँ रिपोर्ट होने से, अगर मीडिया के वहां पहुंचने से किसी बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो जा रहा है, किसी परिवार को पीने का पानी मिल जा रहा है, कहीं बिजली पहुंच जा रही है, तो ये इशू मेरे लिए बड़े हैं। इससे ये हम लोग कई सालों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि कहीं पे बिजली पहुंच गई तो कोई सरकार वापस तो लेगी नहीं। अब पीने का पानी पहुंच गया तो वो वापस तो लेगी नहीं। स्कूल खुल गया तो ऐसा तो नहीं है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो आसानी से नहीं हो सकता ना बंद। तो इस तरह के काम होने चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट के ही लिए काम हो रहा है, आप कहीं ना किसी सरकार की ही है। तो अगर वहां अच्छा काम हो रहा है तो वो अच्छे के लिए जाएगा, अगर बुरा काम हो रहा है तो वो बुरे के लिए जाएगा। तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए, और मीडिया का यही काम होना चाहिए, जो आखिरी पायदान का इंसान है वहां तक हम लोग पहुंचे, और हर देश की जो जो सुविधाएं हैं, वो सुख सुविधाएं उसको भी मिले। तो ये हमारा काम होना चाहिए बेसिक। लेकिन अभी मीडिया जिस तरह से डिवाइड हो गया है, तो मीडिया अपने आप में ही आपस में नहीं मिल पा रहा है। तो इशू क्या उनके एक होंगे। तो जो लोग सोशल इशू पे, सोशल रिफॉर्म पे, सोशल जस्टिस पे बात करते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को एक साथ होना चाहिए, और अपने अंदर जो डाइवर्सिटी है उनको हर आखिरी पायदान के इंसान के लिए सोचना चाहिए। तब तो कुछ काम हो पाएगा। और बस लास्ट में, जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जिस तरह से हम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो बातें करते हैं, और आपने और हमने जिस तरह के इश्यूज देखे हैं, कुछ पर्सनल अटैक्स जो आपने बताए, उनके उनको आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या वो लोग समझ पा रहे हैं कि ये कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती है, या वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे? रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या आपको लगता है काम कर पा रहे हैं उनके, या नहीं कर पा रहे? नहीं, वो सब समझते हैं, जो भी आपको गाली देते हैं उनको सबको समझ में आता है कि सामने वाले पे बिल्कुल थोड़ा बहुत तो इसका असर होता ही है। कई बार वो किसी के फायदे में पहुंच जाता है, कई बार नुकसान में पहुंच जाता है। तो जिस तरह से मेरे पे अटैक हुए थे पिछले साल, और मुझे अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ा क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पे सवाल उठने लगे थे, तो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट तक डालना पड़ा, खूब गालियां पड़ी। मैंने शादी इधर क्यों कर ली, शादी उधर क्यों कर ली, बहुत सारी मेरी पर्सनल लाइफ पे, क्योंकि मेरे काम पे कोई कमी नहीं निकाल पा रहा था। कि जो हमारे यहाँ काम हो रहा है उसमें कमी नहीं हो रही है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे बेडरूम में घुस गए हैं, किसके संग सो रही है, किसके संग खा रही है, इस पे बात हो रही है। तो इस पे असर तो होता ही है, बिल्कुल होता है, क्योंकि फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है ना, मतलब और बिल्कुल
सॉफ्ट कॉर्नर आपका फैमिली के साथ रहता है, आप चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसका असर आपकी फैमिली पे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होता है। तो वो असर उनको पता है। भले ही आज वो गाली देने वाले चुप हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि लगातार किसी को गाली भी नहीं दी जाती, आप ट्रोल कर रहे हैं, और खुद वो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग सोशल इश्यूज के लिए काम करते हैं, हम दलितों के लिए काम करते हैं। लेकिन उन दलितों में उनको, उनके लिए महिला कुछ नहीं होती, वो इतने पैट्रियार्की हैं, महिला कुछ काम नहीं कर सकती है, वो इतने पेट्रियार्की हैं। तो वो ऐसे लोगों को पता है सामने वाले पे असर हो रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं, और रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ट्विटर को आप किसी इशू को बता रहे हैं, जैसे आप मेरी शादी पे बात हो रही है, मेरे कास्ट सर्टिफिकेट पे बात हो रही है, मैं उसमें कितना रिपोर्ट करूंगी? ट्विटर को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं, मुझे गाली पड़ रही है इससे इनडायरेक्टली, तो आप क्या रिपोर्ट करेंगे? है ना? तो हर चीज हर किसी को समझाया नहीं जा सकता, और खासकर जो ये मशीनरी दुनिया है, इसमें तो बिल्कुल हर चीज आप नहीं समझा सकते ना। एआई की दुनिया आ गई है, लेकिन एआई अब बिल्कुल इंसान तो नहीं रह सकता, इंसान के अंदर इमोशंस है, एआई के अंदर तो इमोशंस नहीं रहेंगे। तो एआई को आप उतना ही समझा सकते हैं जितना आप उसको बता पाएंगे कि अच्छा ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना, तो वो वही शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन कई बार कई एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, तो वो तो जब जहां अच्छा भी इस्तेमाल होना होगा, वो एआई वहां पे भी नहीं करेगा फिर। मेरे पास बहुत और सवाल, बहुत बात करने का आपसे भी मन है, बट आपका ज्यादा समय में हम नहीं ले सकते। मीना जी, कैसे आपका धन्यवाद करें कि आपने बहुत टाइम निकाला। आपकी छोटी बेटी, आपकी धरा जो है, बार बार आपको बुला भी रही है इसमें, इसलिए मैं ज्यादा चाहती हूँ कि आप जल्दी से उसके पास वापस जाएं। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।